कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का पाठ दो बैलों की कथा का सारांश और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अभ्यास व अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में भी दो बैलों की कथाओं को पढ़ा, आज हम उसी से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। दो बैलों की कथा, जिनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। अब आपके सामने इस कथा का सारांश इस प्रकार है। सबसे पहले हम जो सारांश पढ़ने जा रहे हैं उसका अर्थ यह है कि कथा बहुत बड़ी है, किंतु सारांश से हमें वो पाठ समझ में आ जाता है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाने वाला गधा वास्तव में एक सीधा जीव है। अन्य पशु कुत्ता गाय आदि क्रोध करते हैं, पर गधा तो ऋषि मुनियों के गुणों वाला है। उसे मूर्ख कहना गुणों का अनादर है। गधे का छोटा भाई बैल मारता भी है और अड़ियल भी हो जाता है। भूरी काछी के हीरा मोती दो बैलों में बड़ा प्रेम भाव था। एक बार भूरी ने उन्हें अपने ससुराल भेजा। वे वहां से रात में पगहे तोड़कर घर लौट आते हैं। भूरी की पत्नी को उनका लौटना बहुत बुरा लगता है। उसने उनका दाना और खली बंद कर दिया। भूरी का साला गया आया और उन्हें मोटी रस्सी में बांधकर ले गया। खाने को सूखा भूसा और दंड भी उन्हें दिया। अपमान से भरे हीरा मोती ने हल में जोतने पर पांव न उठाने की कसम खाई और पिटने पर रस्सी तोड़कर भाग खड़े हुए। गया ने पीछा किया और लौटा ले गया। खाने में सूखा भूसा ही मिला, पर गया की बेटी उन्हें चुपचाप एक एक रोटी खिला गई। इससे उन्हें कुछ संतोष मिला। शाम को जब दोनों बैल रस्सी चबाकर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी वह लड़की पास से निकली और उनके पगहा खोल दिए। पगहा अर्थात उनकी बांधने की रस्सी जो वो बनती है, उनको खोल दिया। फिर वे दोनों भाग खड़े हुए। गांव के लोग उनके पीछे दौड़े, पर वे आगे निकल गए। जल्दी में वे रास्ता भटक गए। भूखे होने के कारण मटर के खेत में चरने लगे। तभी एक सांड आता दिखा। उससे बचने का उपाय सोचा कि जब सांड उन पर हमला करे तो दूसरा उसे पीछे से रगेदने लगे। सांड घायल होकर भागा। तभी खेत का मालिक आ गया और उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस में कई भैंस बकरी आदि पशु थे जो मृत प्राय थे। वहां पानी के अलावा चारा आदि नहीं मिलता था। भूखे हीरा मोती ने वहां से भागने की सोचकर सींगों से दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही मरे से पड़े बकरी आदि जानवर भाग गए। हीरा मोटी रस्सी से बंधा था। मोती रस्सी को चबाने की कोशिश कर रहा था। तभी कांजी हाउस के आदमी आ गए और उन्होंने हीरा मोती की मरम्मत कर दी अर्थात उन्हें बहुत मारा। एक सप्ताह बाद नीलामी में उन दोनों को एक कसाई ने खरीदा। कसाई अर्थात जो पशुओं का वध करता है। वह उन्हें जिस रास्ते से ले जा रहा था वह उनके ही गांव का था। अपने खेतों पर पहुंचते ही दोनों ने दौड़ लगाई और भूरी के घर पहुंच गए। पीछे से कसाई आया तो उसे डांट दिया। मोती ने उसे खदेड़ दिया। भूरी की पत्नी ने हीरा दो मोती को चूम लिया। बहुत स्नेह किया। तो बच्चों, ये दो बैलों की कथा का सारांश अभी आपने सुना। सारांश के पश्चात हम अभ्यास के प्रश्नों को पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक अंकीय प्रश्न है। प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? ऑप्शन है पानीपत की लड़ाई,
स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अर्थात कारगिल का युद्ध और इनमें से कोई नहीं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके पश्चात सही आंसर इसका हम प्रश्न क्रमांक दूसरा पढ़ेंगे, सही आंसर इसका हम बाद में बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, भूरा काछी के बेलों का क्या नाम था? काला भूरा, हीरा मोती, राम श्याम, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 3, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। चले जाना, गायब होना, भाग जाना और दौड़ लगाना। अभी हमने 3 प्रश्नों को पढ़ा। पहले प्रश्न का उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। वाक्य हम पूरा पढ़ेंगे। 2 बेलों की कथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की ओर संकेत करती है। भूरा काछी के बेलों का नाम हीरा मोती था और 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। प्रश्न क्रमांक 4, हीरा और मोती में कौन सा समास है? हीरा मोती शब्द में कौन सा समास है? हीरा मोती शब्द में द्वंद्व समास है। 2 बैलों की कथा के लेखक का क्या नाम है? उत्तर है 2 बैलों की कथा के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है बैल को या गधा को? उत्तर है गधा। प्रश्न क्रमांक 2, 2 बैलों की कथा खालिस्तान है, कहानी है या एकांकी विधा है? इसका उत्तर है यह कहानी विधा है। सामने खेत था, चने का या मटर का? इसका उत्तर है सामने मटर का खेत था। खालिस्तान 4, तुमने हमें इस खालिस्तान हाथ क्यों बेच दिया? अर्थात तुमने हमें इस जल्लाद के हाथ क्यों बेच दिया? प्रश्न क्रमांक 5, गांव के लड़के खालिस्तान बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, तालियां या मंजीरे? उत्तर है तालियां। गांव के लड़के तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। तो बच्चों, ये अभी आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न सुना, इसको याद करना है। ये एक अंकीय प्रश्न है। पहली जोड़ी है इसमें गधे में गुणों की पराकाष्ठा है। जोड़ सही जोड़ी है ऋषि मुनियों सी। दूसरी जोड़ी है झुरी। झुरी जो है वह है गया, अर्थात झुरी का साला गया। झुरी हम जोड़ी को इस प्रकार भी बना सकते हैं कि झुरी हीरा मोती के बैल भी है। कसाई, कसाई की जोड़ी है कांची हाउस और गया जो है वो झुरी का साला है। कृषि भूमि जागीरदार के पास बहुत रहती है, तो जागीरदार कहा जाता है। इस प्रकार हमें सही जोड़ियों का मिलान करा है। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। गधे में गुणों की पराकाष्ठा ऋषियों मुनि सी है, झूरी के हीरा मोती बैल है और कसाई कांजी हाउस से पशुओं को वध करते हैं लेके, और गया जो है वह झूरी का साला है और कृषि भूमि जागीरदारों की है। जोड़ी के पश्चात प्रश्न क्रमांक 4 हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हीरा मोती किसे देखकर भयभीत हो उठे? हीरा मोती किसे देखकर भयभीत हो उठे? हीरा मोती सांड को देखकर भयभीत हो उठे। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? सबसे बुद्धिहीन जानवर गधे को समझा जाता है। झूरी के साले का नाम क्या था? झूरी के साले का नाम गया था। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? गधे को कभी क्रोध नहीं आता। झूरी ने अपने बैलों को कहां भेज दिया था? झूरी ने अपने बैलों को ससुराल भेज दिया था। सत्य सत्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 5, गधे के चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देती, सत्य है या असत्य? सत्य है। हीरा मोती पूर्वी जाति के बैल थे, असत्य या सत्य? असत्य। नीलामी में दोनों बैलों को किसान ले गया था। नीलामी में
दोनों बैलों को किसान ले गया था असत्य। हीरा और मोती में को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया सत्य। और प्रेमचंद ने कृषक समाज में और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है सत्य। बच्चों, सत्य असत्य में हम ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। इन्हें बहुत हम ध्यान से देखेंगे, याद भी करेंगे। अभी तक जो भी हमने आपको पूरे 5 प्रश्न बताए हैं, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको याद करना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है और साथ ही हमें ये ज्ञान प्राप्त भी करना है। गद्यांश की व्याख्या। गद्यांश क्रमांक 1, उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता था। सुख दुख हानि लाभ किसी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। बच्चों, ये भी आपके समक्ष जो एक गद्यांश दिया है, ये पाठ के बीच में से दिया गया है। यह 4 अंक का आता है। गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे 2-3 बार पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। गद्यांश के संदर्भ इस प्रकार है। मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम आता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 2 बैलों की कथा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रसंग, इस गद्यांश में गधे के अपरिवर्तनीय स्वरूप के बारे में बताया गया। व्याख्या, गधे का स्वरूप अत्यंत सीधा और सरल है। उसके मुख पर हर समय उदासी छाई रहती है। उसे सुख हो या कष्ट, कोई नुकसान हो या फायदा, वह हर हालत में सदैव एक सा ही रहता है। कभी उसका रूप बदलता नहीं। महान ऋषियों और मुनियों में जो श्रेष्ठ गुण होते हैं, वे सभी गुण गधे में अपनी जन्म सीमा पर पहुंच गए, अर्थात बहुत सारे भर गए। वह महागुणी जानवर बन गया है। यह सब होते हुए भी वह मनुष्य की नजरों में एक बेवकूफ है। सचमुच अच्छाइयों का इस प्रकार का अपमान कभी नहीं देखा है। लगता है कि यह भला होना इस दुनिया में उचित नहीं है। यहाँ भले व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती। लेखक जी ने कहा है, विशेष गद्यांश में यहाँ गधे की सरलता और भोलेपन को बताया गया है। सीधेपन में गधा ऋषि मुनियों के गुणों से परिपूर्ण होता है। इस गद्यांश में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमय। बच्चों, आपके सामने प्रश्नोत्तर। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे कि पशुओं की जानकारी रहे कि जितने पशु आए थे उतने हैं या नहीं, कोई इनमें से भाग तो नहीं गया अथवा कोई मर नहीं गया। इस प्रकार के पशुओं की गणना के लिए वहां पर हाजिरी ली जाती थी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती थी। वह कष्ट भोग रही थी। उसी प्रकार का कष्ट बैल भोग रहे थे। लड़की देखती थी कि बैलों से कड़ा काम लेकर भी उन्हें सूखा भूसा खिलाया जा रहा है, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वह उन्हें भी खाना देती थी। प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी में बैलों के माध्यम से कई नीति मूल्य उभर कर आए हैं। जैसे पहला है कि इस कहानी में भाईचारे की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। दूसरे मूल्य है, संकट में हमें
मित्र का साथ देने का संदेश यह कहानी देती है। मूल्य क्रमांक 3, आजाद रहने के लिए सावधानी तथा चौकसी दोनों जरूरी है। चौथा मूल्य, नारी का सम्मान करना चाहिए तथा किसी पर वार नहीं करना चाहिए। मूल्य क्रमांक 5, गिरे हुए पर वार न करने से आदर्श को इस कहानी में बताया गया कि किसी भी गिरे हुए पर वार कभी नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान, परोपकार और संगठन का महत्व उजागर हुआ है। बच्चों, ये मूल्य जो है ये हमारे सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इन मूल्यों के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। इन मूल्यों को हमें जीवन में हमेशा अपनाना चाहिए। प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ मूर्ख का प्रयोग न कर किस किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के स्वभाव की कई विशेषताओं का उल्लेख किया है। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि गधा निहायत ही सीधा, सहिष्णु, संतोषी तथा शांत स्वभाव का प्राणी है। उसमें ऋषि मुनियों के गुणों का श्रेष्ठतम रूप मौजूद है, इसलिए उसे मूर्ख न कहकर सद्गुणी संत कहना चाहिए। प्रेमचंद जी यही संकेत हमें इस कहानी के माध्यम से दे रहे हैं। प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर है, दो बैलों की कथा के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। वे दोनों आमने सामने या पास पास बैठकर मूक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। जब एक चारा खाना प्रारंभ करता था तो दूसरा भी खाने लगता। एक के बाद एक के बंद करने पर दूसरा भी खाना नहीं खाता था। एक के बंद करने के बाद दूसरा मुंह भी नहीं उठा देता था। हल में या गाड़ी में चलते समय एक चाहता था कि सारा बोझ मेरे ऊपर अधिक आए। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही बैल आपस में भाईचारे के साथ रहते थे, साथ ही खाते थे और साथ ही अपने विचार विनिमय भी किया करते थे। निमोक भाषा में दोनों साथ ही गया के घर से भाग कर आए और जब सांड आ गया दोनों ने उस सांड को योजनाबद्ध तरीके से घायल करके भगा दिया। कांजी हाउस में बंद होने पर भी जब दीवार तोड़ने के दंड में एक को मोटी रस्सी से बांध दिया गया तब दूसरा भी भाग कर नहीं गया, वह भी वहीं साथ खड़ा रहा। ये सभी घटनाएं सिद्ध करती है कि हीरा मोती के दोनों बैलों में बहुत अधिक दोस्ती थी। हीरा मोती जो दोनों बैल थे वो बहुत ही भाईचारे को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न अगला, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद की दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हीरा का यह कहना औरत जात पर सिंह चलाना मना है नारी के प्रति मान सम्मान की भावना को व्यक्त करता है। प्रेमचंद नारी की इज्जत करने वाले साहित्यकार थे। उनकी मान्यता थी कि अबला स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वह आदर तथा सम्मान की पात्र है। यह कथन प्रेमचंद के नारी के प्रति आदर व सम्मान भाव को पुष्ट करता है। बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें प्रत्येक नारी की इज्जत करनी चाहिए, हमें उनके प्रति आदर व सम्मान का भाव रखना चाहिए, जैसे कि प्रेमचंद जी ने अपनी इस कथा में नारी के प्रति आदर व सम्मान के भाव को स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न, किसान जीवन वाले मनुष्य में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया है?
किसान का और पशुओं का परस्पर अति निकट का संबंध है। खेती में बैल हल जोतते हैं, गाड़ी खींचते हैं, रहट कुआं चलाते हैं। खेती में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गाय भैंस आदि पशु भी दूध दही घी आदि देते हैं। इसलिए दो बैलों की कथा कहानी में पशु और मनुष्य के संबंधों को बड़ी बारीकी से पिरोया गया है, बताया गया है। भूरी अपने बैलों का पूरा ध्यान रखता है, उसे अच्छा चारा खाना खली आदि खिलाता है। झूरी का प्रति जानवरों के प्रेम बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वह मारपीट जानवरों से नहीं करता है। बैल भी उसके लिए अधिक से अधिक मेहनत करने को तैयार रहते, लेकिन जब गया मोती और हीरा से डटकर काम लेता है, सारे दिन हल में जोतता है और शाम को नान में सूखा भूसा डाल देता है, तो बैलों में उसके प्रति विद्रोह का भाव भर जाता है और वे मौका मिलते ही वहां से भाग खड़े होते। अगला प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती की विशेषता, मोती साहसी और ताकतवर प्राणी है। अपमान या अनुचित व्यवहार उससे बर्दाश्त नहीं है। वह अन्याय का विरोध करने को हर समय तैयार रहता है, परंतु हीरा के समझाने या मना करने के बावजूद भी वह स्वयं पर काबू कर लेता है। उसने परोपकार का भाव भरा है, इसलिए अधमरे पड़े कांजी हाउस के जानवरों को दीवार तोड़कर भगा देता है। गधे जाने में डरते हैं तो वह सिंग मारकर भगा देता है। वह सच्चा मित्र है, इसलिए भागने का रास्ता खुल जाने पर भी वह अपने मित्र हीरा को छोड़कर भागता नहीं। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि पशुओं में भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेने की कोई गुप्त शक्ति होती है। वे आपसी भावों के प्रति जागरूक भी होते हैं, जबकि सभी प्राणियों में स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाले मनुष्य में वाणी के होते हुए भी एक दूसरे के भावों को समझने, उनके अनुरूप व्यवहार करने की स्थिति नहीं होती। स्पष्ट है कि मनुष्यों में परस्पर पशुओं स्पष्ट है कि पशुओं में परस्पर हृदय के भावों को जानकर उनके प्रति जागरूकता पाई जाती है। इस मामले में वे मनुष्यों से भी आगे हैं। दूसरा आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख क्यों शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर है, यहाँ आत्मीयता, प्रेम भाव तथा लगाव को पहचानने वाले दो बैलों की स्थिति को समझाया गया है। गया के यहाँ सूखे भूसे से उनकी भूख नहीं मिटती थी, किंतु उस घर से एक छोटी सी बालिका उन्हें एक एक रोटी खिला जाती थी। वह एक रोटी उनकी भूख तो क्या शांत कर पाती, लेकिन उस रोटी के साथ बालिका का प्रेम एवं आत्मीयता थी जो बैलों को संतुष्टि प्रदान करती थी। इसलिए एक रोटी खाकर ही उन्हें यह लगता था जैसे उनको पूरा भोजन मिल गया। बच्चों, अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से। प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती के इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर है, हीरा और मोती का शोषण के खिलाफ आवाज उठाना बिल्कुल सही था, भले ही उन्हें उसके लिए प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। स्वाभिमानी व्यक्ति शोषण का न्यायोचित विरोध करता ही है। शोषण का विरोध न करना कायरता कहलाती है। हीरा मोती कायर नहीं थे,
इसलिए उन्होंने उचित किया। यदि वे शोषण का विरोध न करते तो डरपोक, बुज़दिल तथा हीन व्यक्तित्व वाले माने जाते। हाँ, गया का उनको प्रताड़ित करना अनुचित था। अगला प्रश्न बच्चों आपके लिए, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? उत्तर, जिस समय यह कहानी लिखी गई थी उस समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया था, इसलिए उन्होंने बैलों की आजादी के संघर्ष के माध्यम से भारत की आजादी की लड़ाई की ओर संकेत किया है। उन्होंने यह भी संकेत किया है कि आजादी के लिए बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। हीरा और मोती स्वतंत्र होने के लिए लगातार कष्ट सहते हैं, पर अंत में स्वतंत्र हो जाते हैं। कहानी यह संकेत भी करती है कि स्वतंत्रता आंदोलन का परिणाम सुखद होगा और भारत स्वतंत्र होकर रहेगा। अगला प्रश्न है, बस क्या इतना ही काफी है? फिर भी मैं जोर लगाता हूँ, ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को बच्चों निपात शब्द कहते हैं। कहानी में ऐसे 5 हमें वाक्य छांटने हैं जिसमें निपात शब्दों का प्रयोग हुआ है। तरह पाठ में वाक्य इस प्रकार है। पाठ के पहला है, किसी से लड़ाई नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। देखिए भी शब्द आया है। दूसरी पंक्ति है, एक ही विजय ने से संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही विजय ने संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। देखिए यहाँ ही शब्द आया है। तीसरी पंक्ति है, लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, और भी और ही का। अगली पंक्ति है, बैल कभी कभी मारता भी है, कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अगली पंक्ति है, कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे। बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो ये शब्द हमारे समक्ष आते हैं तो हम इन्हें निपात शब्द के रूप में जानेंगे। ऐसे और भी वाक्य हम अपने पाठ में से छांट के बना सकते हैं। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके विभेद लिखिए। प्रश्न है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यह संयुक्त वाक्य है। ख, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी तथा मुद्रा अत्यंत कठोर थी। यह वाक्य मिश्र वाक्य है और इसमें विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न क्रमांक 3 ग, हीरा ने कहा गया के घर से नाहकी भागे। यह मिश्र वाक्य है, इसका उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है। इसमें चौथा है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। यह संयुक्त वाक्य है, इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है। पांचवा है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। यह भी संयुक्त वाक्य है, इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है। बच्चों इस प्रकार से हमें वाक्य के भेद याद करना है और उपवाक्य के भेदों को भी पढ़ना है। प्रश्न है अगला, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 3 मुहावरों छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, कहानी में आए 3 मुहावरे उनका प्रयोग इस प्रकार है। पहला है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। प्रयोग है, भारतीय सैनिक ईंट का जवाब पत्थर से देने में कुशल है। अगला मुहावरा है, टकटकी लगाना, मतलब लगातार देखना। राम घर की ओर टकटकी लगाए खड़ा है। मुहावरा क्रमांक 3, जी तोड़कर काम करना, अर्थात पूरा परिश्रम करना। प्रयोग है, जी तोड़कर काम करने पर भी पूरी पगार न मिलने पर दुख होता है। बच्चों इस कहानी में बहुत सारे मुहावरे हैं, आप उन्हें भी छांट के लिख सकते हैं, परीक्षा में भी आते हैं वो।
तो हमें खुद अभ्यास उनका करना है। प्रश्न क्रमांक 4 अंकों के लिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी का साहित्य परिचय लिखिए, जिनमें हमें प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। प्रमुख रचना प्रेमचंद जी किस प्रकार है? गोदान, पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, परीक्षा आदि। भाषा शैली, प्रेमचंद आम जनता के लिए लिखते थे, उसे जन जन तक पहुंचाते थे, इसलिए उनकी भाषा शैली सहज, सरल तथा व्यवहारिक थी। भाषा, प्रारंभ में प्रेमचंद उर्दू भाषा में लिखा करते थे, बाद में हिंदी क्षेत्र में पदार्पण किया, इसलिए उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी दोष भी आ गए हैं। प्रेमचंद ने हिंदी में एक नवीन परंपरा का श्री गणेश किया, उर्दू शब्दावली से युक्त बोलचाल की भाषा को सरल भाषा में को भी उन्होंने अपनाया है। उनकी लिखने की शैली बिल्कुल विषयानुकूल बदलती रहती रही है। आपने अपने लेखन में वर्णात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, प्रेमचंद जी भारतीय जनता के सच्चे साहित्यकार थे। आपने भाषा शैली को नवीन रूप प्रदान किया तथा अपने युग की विशेषताओं को, धड़कनों को शब्दों में उभारा। बच्चों, अभी आपने परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को समझा, सुना। इनको आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें तैयारी करना है।